नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट खबरों पर चलती है, लेकिन आजकल शेयर मार्केट की खुद की खबर अच्छी नहीं चल रही। जी हां, भारत का शेयर बाजार पिछले 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बुरा हफ्ता। स्टॉक मार्केट का क्रैश होना। शेयर बाजार में जैसी गिरावट है वो पिछले 29 सालों के बाद आई। सेंसेक्स आज 1414 अंक गिर चुका है। 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन शेयर मार्केट पूरे 5 महीने से लगातार रेड जोन में है। ये सारा ड्रामा सितंबर 2024 के बाद शुरू हुआ, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर थी। लेकिन अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच इन्वेस्टर को 22 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इतना पैसा पाकिस्तान जैसे 3 देशों की इकोनॉमी के बराबर है। इस बीच 528 कंपनी जिनकी मार्केट वैल्यू 8700 करोड़ से ज्यादा है, उनमें से 412 के शेयर लगातार नीचे जा रहे हैं। और तो और 4000 कंपनी जिनकी मार्केट वैल्यू 500 करोड़ से ज्यादा है, उनमें कम से कम 100 के शेयर गिरे हैं। इतना ही नहीं, देश के 3 सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को भारी नुकसान हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री को 8 लाख करोड़ का नुकसान, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को 92,000 करोड़ का नुकसान और अदानी एंटरप्राइजेस को 1,75,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और ये सब काफी नहीं था कि 61 लाख लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड SIP अकाउंट भी बंद कर दिए हैं। आकिया और ज़ारा जैसे ब्रांड भी इंडियन मार्केट में आज स्ट्रगल कर रहे हैं। जनवरी में 45 लाख करोड़ मार्केट से गायब हो गया। ये मलेशिया, नॉर्वे, फिलीपींस, वियतनाम के GDP से भी ज्यादा है। पैसा तो डूब ही रहा है, लेकिन उसके साथ हमारा यूथ भी बर्बाद हो रहा है। जी हाँ, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि 2018 में 22% इन्वेस्टर की उम्र 30 से कम थी, लेकिन 2024 में ये संख्या 40% हो चुकी है। मतलब इस बार लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की यंग जनरेशन का काफी पैसा बर्बाद हुआ है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जेन ज़ी का स्टॉक मार्केट के प्रति बढ़ता ऑब्सेशन है। पिछले 5 महीने में 22 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा उन कॉमन लोगों का है जो ना एक्सपर्ट हैं, ना इकोनॉमिस्ट, ना मार्केट समझते हैं, बस थोड़ी सी जानकारी या किसी के कहने पर पैसा लगा दिया। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 22% इन्वेस्टर की उम्र 30 से कम थी, लेकिन 2024 में यह संख्या 40% हो गई। ये जेन ज़ी जो तेजी से मार्केट में कूद रहा है, अक्सर नॉलेज के बजाय हाइप और ग्रीड के पीछे भाग रहा है। सबसे बड़ी बात, इन लोगों को कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ का कुछ पता नहीं होता। यूट्यूब पे वीडियोस, दोस्तों या रिश्तेदार की पैसा डबल वाली स्टोरीज या सोशल मीडिया का लालच देखकर पैसा लगा दिया और अब भारी नुकसान हो रहा है। ये एक ऐसी क्लास है जो शेयर बाजार को लॉटरी समझती है। पैसा डालो, थोड़ी देर में बढ़ जाएगा। एक सर्वे में 45% यूथ बता रहे हैं कि शेयर बाजार आज उनकी पहली चॉइस है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रातों रात किस्मत बदल देगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अब गूगल पर लोग जॉब्स या AI नहीं, शेयर बाजार क्यों गिर रहा है ये सर्च कर रहे हैं। पहले महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे, अब शेयर बाजार में पैसा डुबा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 सालों में फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का 81,000 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। और ये वे लोग हैं जिनकी सालाना इनकम 5 लाख से कम है। मतलब जो महीने के सिर्फ 40-50 हजार कमाते हैं, वो भी ट्रेडिंग में पैसा लगा रहे हैं और हार रहे हैं। इंडिया में 40% यंग इन्वेस्टर में से 93% को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लड़कों को बर्बाद कर रहा है, उनको कर्जदार बना रहा है। कुछ समय पहले CA रोशन अग्रवाल ने एक ट्वीट किया जो वायरल हो गया। उन्होंने बताया कि एक 3rd ईयर बीटेक स्टूडेंट का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उन्होंने नोटिस किया कि वो लड़का स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का एडिक्ट बन चुका है। फ्यूचर और ऑप्शंस के चक्कर में उसने दोस्तों से, बैंक से और बिना पेरेंट्स को बताए उनके अकाउंट से पैसा उठाया। नतीजा, 2 साल में 46 लाख रुपया डुबो दिया और 1 भी रुपया प्रॉफिट नहीं कमाया। तो अब सवाल यह है कि ऑब्सेशन क्यों बढ़ रहा है। असल में स्कैम 1992 जैसे शोज के बाद से फोमो ने जेन ज़ी को और भी ग्रिप कर लिया। सबको लगता है कि अगर ट्रेडिंग नहीं की तो पीछे रह जाएंगे। इसके अलावा आज का इरा ड्रीम सेलिंग का है। जैसे कि इकोनॉमिस्ट
रॉबर्ट शिलर अपनी किताब इरेशनल एक्सुबरेंस में कहते हैं कि लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं और सेम सोचने लगते हैं। आज कई इन्फ्लुएंसर्स जेनजी को यह सपना बेच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट उन्हें रातों रात अमीर बना देगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम पे ये इन्फ्लुएंसर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, सीक्रेट टिप देते हैं और कोर्सेज बेचते हैं। इनका असली इनकम स्टॉक ट्रेडिंग से नहीं बल्कि कोर्स सेलिंग और हाइप बनाने से आता है। पर सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर शेयर मार्केट में इस ब्लडबाथ का कारण क्या है? वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से शेयर मार्केट में इतनी भारी गिरावट आई? और इस हाहाकार के बीच आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? चलिए सीधा काम की बात करता हूं और एक एक करके इस ब्लडबाथ के कारण बताता हूं। तो साथियों, उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ओवर वैल्यूएशन का हैंगओवर। जी हां, असल में बात यह है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की रिकवरी के बाद मार्केट काफी ज्यादा हाई जा रही थी। खासतौर पर 2024 के बाद से इंडियन स्टॉक के दाम कुछ ज्यादा ही चढ़ गए थे। हम काफी टाइम से सुन रहे थे कि बाजार ओवर वैल्यूड है, बाजार बहुत महंगा है, बाजार में बबल बन रहे हैं और ये जल्द फटने वाला है। लेकिन फिर भी बाजार लगातार बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि मार्केट का ओवरऑल मूड काफी पॉजिटिव था। हर जगह भारत की बढ़ती इकोनॉमी पावर के चर्चे थे। इस सबके बीच लोगों का अनुमान था कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा और वो इससे खूब पैसा कमाएंगे, इसलिए उन्होंने उनके शेयर में खूब पैसा लगाया भी। लेकिन 2024 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के क्वार्टर में इन कंपनीज का परफॉर्मेंस 5 सालों में सबसे खराब रहा। और वैल्यूएशन की वजह से निफ्टी 50 का वैल्यूएशन काफी हाई था, लेकिन अर्निंग की ग्रोथ उसके साथ मैच नहीं कर रही। HUL, ITC, एशियन पेंट जैसे FMCG स्टॉक्स जो डेली यूज के लिए डिफेंसिव माने जाते हैं, वो भी सितंबर 2024 से 20% नीचे हैं। और तो और ब्लू चिप कंपनी जैसे कि HDFC बैंक, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी भी 10 से 60% सस्ते हो गए हैं। तो जब कंपनीज के प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम रहे तो इन्वेस्टर्स ने ओवर प्राइस स्टॉक्स को डंप करना शुरू कर दिया। कंपनीज के खराब रिजल्ट देखकर भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया और इसी वजह से लार्ज कैप स्टॉक में 13.27% की गिरावट, मिड कैप में 13.58% और स्मॉल कैप में 12.8% का लॉस हुआ। और अगर एक्सपर्ट की माने तो फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में भारतीय बैंकों की इनकम बाजार की उम्मीदों से कम रहेगी। थर्ड क्वार्टर का परफॉर्मेंस पहले से ही निराशाजनक रहा है। निफ्टी 50 के भार में बैंकिंग स्टॉक का हिस्सा लगभग 30% है। इस सेक्टर की कमजोरी सीधे तौर पर निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन ये सब इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं था। जीरोधा के को-फाउंडर नितिन कामत ने कहा, मार्केट का ये अप डाउन काफी नॉर्मल है। 2020 के बाद से मार्केट बहुत बड़ा था, इसलिए इस गिरावट का आना लाजमी था। स्पेशली जो लोग पेंडेमिक के बाद इन्वेस्ट करने आए उनके लिए यह पहला बड़ा करेक्शन है। कामत ने कहा 2020 में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स 25 से 40% गिरे थे, लेकिन उसके बाद ये 200 से 400% बढ़ गए। अगर तब पैनिक किया होता तो ये रीबाउंड मिस हो जाता। उसी तरह आज भी मार्केट एक करेक्शन फेस में है, तो उनके हिसाब से मार्केट में ये क्रैश काफी नॉर्मल है। खैर, इसके बाद उस स्टॉक मार्केट क्रैश का दूसरा सबसे बड़ा कारण रुपए की कमजोरी भी है। भारत का रुपया 87 पर आ गया है। ये 2025 में एशिया की सबसे खराब करेंसी की तरह परफॉर्म कर रहा है। डॉलर के सामने रुपया वीक हो गया, जिससे शेयर बाजार का रिटर्न कम हुआ। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूं। भारत को अपनी जरूरत का 87% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में हमने 132 बिलियन डॉलर का तेल बाहर से इंपोर्ट किया, लेकिन जब डॉलर का दाम बढ़ता है तो तेल का इंपोर्ट महंगा हो जाता है और इससे देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है। इससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक से लेकर केमिकल सब महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी कंपनीज का मुनाफा यानी प्रॉफिट कम होता है। इसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। खैर, इसके बाद स्टॉक मार्केट में इस भारी गिरावट का कारण फॉरेन इन्वेस्टर का पलायन भी है। पिछले कुछ महीनों में फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन मार्केट से भारी सेलिंग की। फरवरी 2025 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट से 34,574 करोड़ निकाल लिए। जनवरी में 78,000 करोड़ निकाल ही चुके थे। तो 2025 के पहले 2 महीनों में टोटल कोई 1,12,000 करोड़ का आउटफ्लो हो गया। इतना बड़ा पैसा निकालने से मार्केट को बड़ा झटका लगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इनको अचानक क्या हो गया? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, ये सब
ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और कंपनीज के प्रॉफिट ग्रोथ की डर की वजह से हुआ। ट्रंप के आने के बाद यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर भारत से पैसा निकालकर उसे अमेरिकी बॉन्ड बाजार में झोंक रहे हैं, जो करंट में बहुत बढ़िया रिटर्न भी दे रहा है। यह बिल्कुल क्लियर है, जब तक अमेरिकी बॉन्ड बाजार अट्रैक्टिव बना रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स भारतीय बाजारों में बिकवाली जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी ने भी ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचाया हुआ है। अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया, जबकि चीन से आने वाले उत्पादों पर 10% का एडिशनल टैक्स लगाया गया। तो बात यह है कि ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी इस समय ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अनसर्टेनिटी पैदा कर रही है। उनकी टैरिफ नीति पर पलटवार जरूर होगा, लेकिन जब तक यह जारी रहता है तब तक ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ता रहेगा। भारत भी इससे बचने वाला नहीं। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से ही निवेशक अब अमेरिकी बॉन्ड और सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में बेचो, चीन में खरीदो की रणनीति का भी साफ असर देखा जा रहा है। विदेशी इन्वेस्टर्स को भारत के मुकाबले चीन का इक्विटी मार्केट सस्ता लग रहा है। जी हां, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अब इंडिया को अंडरवेट कर रहे हैं, जापान और चाइना में पैसा लगा रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के फंड ने कहा कि इंडिया फरवरी में ग्लोबल फंड का सेकंड लीस्ट प्रेफर्ड मार्केट है। इसके बाद यहां एक और मजेदार पहलू यह है कि चाइना के कमबैक ने भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया है। चाइना ने अपने स्टॉक मार्केट को मजबूत करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं और एक नया एआई टूल डीप सीक एआई लॉन्च किया। इससे विदेशी इन्वेस्टर्स का भरोसा चाइना पर वापस आया। चाइना का मार्केट ऊपर बढ़ गया और इंडिया के मार्केट की मुश्किलें बढ़ी। आप खुद ही देख सकते हैं, जहां अक्टूबर 2024 से इंडिया का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन घटा, जबकि चाइना का $2 ट्रिलियन बढ़ गया। हैंग सेंग एक महीने में 17.8% ऊपर और निफ्टी 1.55% नीचे आई, यानी दूसरी जगह मार्केट बुरी नहीं है। हांगकांग का हैंग सेंग 17% ऊपर, यूरोप के डेक्स, सीएसी, एफटीएसई 13% ऊपर और यूएस के डाउ जोन्स 2 से 3% बढ़े। तो फिर इंडिया में क्यों बुरा हाल है? क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टर अब वापस नहीं आ रहे। सो व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट? खैर दोस्तों, ये बात साफ है कि आज स्टॉक मार्केट डूब रही है, क्योंकि ग्लोबल प्रेशर्स और वैल्यूएशन और जेनजी का माइंडलेस ऑब्सेशन एक साथ मिल गए हैं। लेकिन अगर हम माइंडफुल इन्वेस्टिंग और अवेयरनेस की तरफ बढ़े तो ये डूबता बाजार भी संभल सकता है। सबसे पहले तो खुद को फाइनेंशियल लिटरेसी दीजिए। एनसीएफई की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 16.7% टीन्स फाइनेंशियली लिटरेट है। लेकिन इस तरह काम नहीं चलता है। यूथ को बजटिंग, रिस्क और इन्वेस्टमेंट समझना बेहद जरूरी है। फिर अपना माइंडसेट बदलिए। शॉर्टकट के बजाय पेशेंस और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना सीखिए। यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जो एक्सपर्ट कंट्रोवर्शियल सलाह देते हैं उनसे बचिए। गलत सलाह से डिसीजन मत लीजिए। ट्रस्टेड फाइनेंशियल क्रिएटर्स की वीडियोस के जरिए अपनी खुद की रिसर्च भी करिए या किसी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए। हाल ही में जीरोधा के सीईओ निमित कामत ने भी बोला कि एसआईपी बंद करना गलत है। उनका कहना है हर महीने इन्वेस्ट करो और लाइफ में कुछ यूजफुल करो, डूम और ग्लूम में मत भागो। रिपोर्ट्स बोलती हैं कि लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, जो गलत है। एसआईपी से कॉस्ट एवरेजिंग होती है। मार्केट अप हो या डाउन, एवरेज बनता ही रहता है। जब तक तुम रेगुलर इन्वेस्ट करते हो, सही फंड चुनते हो, डाइवर्सिफाई करते हो और डिसिप्लिन रखते हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कामत ने यह भी बोला कि इन्वेस्टमेंट के लिए उधार कभी मत लेना और उधार को अवॉइड ही करना। चाहे कितने ही बिजनेसमैन ऐसा प्रमोट क्यों ना करें, मार्केट का डायरेक्शन कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर उधार के पैसे से पैनिक में डिसीजन लिया तो भारी नुकसान होगा ही होगा। तो कुल मिलाकर शेयर बाजार लॉटरी नहीं। जो लोग सोचते हैं कि रातों रात पैसा डबल होगा, उनका यह हाल हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद पैनिक बटन मत दबाइए। डर के मारे अगर अभी पैसा निकाल लिया तो नुकसान और बड़ा होगा। शेयर बाजार समुद्र की लहरों जैसा है, नीचे जाता है तो ऊपर भी आता है। मार्केट की रिकवरी का वेट करिए, पेशेंस रखिए और सोच समझकर आगे बढ़िए। अगली किसी और शानदार वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।